नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति है। मेरी उम्र अभी 24 साल की है और मैं सूरत की रहने वाली हूँ। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे घर पर मेरी माँ और एक छोटी बहन है। पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए, तो घर की जिम्मेदारी माँ और मुझ पर आ गई। मेरी माँ स्कूल में टीचर है। उनकी जॉब से हमारा घर बस किसी तरह से चल रहा था। 19 साल की उम्र में मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और कुछ काम की तलाश करने लगी, पर मुझे मन का काम नहीं मिल पा रहा था। पर एक दिन मेरी किस्मत बदल गई। एक शाम को 8 बजे मैं घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी, पर कुछ साधन मिल नहीं रहा था। तभी एक कार आकर मेरे बगल में रुकी और कार में सवार आदमी ने मुझसे पूछा, कहीं जाओगे क्या आप? मैंने ना में अपना सर हिला दिया, पर उसने बोला, डरो नहीं, मुझसे रात होने को है। अगर कहीं जाना है तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सोचने लगी कि बात तो सही है कि रात होने वाली है। अब पता नहीं कुछ साधन मिलता भी है या नहीं। तो मैंने उन्हें बता दिया। वो बोला, मैं वहीं से होकर गुजरूंगा, चाहो तो चल सकती हो। मैं पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद ही उसने मुझसे पूछा, क्या करती हो? मैं बोली, अभी कुछ नहीं कर रही, अभी बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है। हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। उसको इतना तो पता चल गया था कि मैं काम की तलाश कर रही हूँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। ऐसे ही मेरा घर आ गया और मैं गाड़ी रोकने को बोली। गाड़ी रुकने पर मैं उतर गई और थैंक्स बोली। उसने मुझे रुकने को कहा और मुझे अपना कार्ड दिया और बोला, अगर काम की जरूरत हो तो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, अगर चाहो तो एक बार आकर देख लेना। मैंने कार्ड लिया और थैंक्स बोल के घर चल दी। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रात में सोते वक्त उस आदमी की याद आई। मैंने तुरंत उठकर अपने पर्स से कार्ड निकाला और देखा तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लग रहा था। मैंने वहां जाने की सोची, मगर अगले दिन रविवार था, तो सोमवार को जाने का तय कर लिया। सोमवार को मैं जल्दी उठकर तैयार हुई और ऑटो लेकर वहां पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो बहुत ही बड़ा और शानदार ऑफिस था। मैंने वहीं बैठी एक महिला के पास जाकर कार्ड दिखाया तो उसने मुझे एक नंबर रूम में जाने को कहा। मैंने रूम के दरवाजे पे जाकर अंदर आने की अनुमति ली। अंदर जाते ही देखी तो सामने वही आदमी था। उसने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम आओ आओ बैठो। मैं बैठ गई। उसने कहा, जरूर तुम काम के लिए यहाँ आई होगी। मैं बोली, जी हाँ। उसने मेरे सभी कागज चेक किए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम ये काम कर सको तो तुम्हें काम मिल सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। मैं तुरंत हाँ बोल दी। तो उन्होंने कहा, शुरू में तुमको 15,000 मिलेंगे, बाद में तुम्हारे काम के ऊपर है कि कितना बढ़ना है। वो बोले, कल से ही आ जाओ। मैं खुश होकर बोली, जी जरूर। और फिर मैं घर आ गई। घर में भी सब लोग बहुत खुश थे। अगले दिन से ही मैं काम पर जाने लगी, पर मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ से मेरी जिंदगी ही पूरी बदलने वाली थी। वक्त बीतता गया और 6 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। अब मैं बॉस का सब काम सीख चुकी थी और पूरी मेहनत से काम करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पहले भी कई लड़कियां यहाँ काम कर चुकी है, मगर ज्यादा दिन कोई टिक नहीं सकी। ऑफिस के कुछ लोगों से पता लगा कि मेरे बॉस कुछ रंगीले टाइप के हैं, पर मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना काम करती रही। एक दिन रविवार छुट्टी थी, मगर बॉस ने कहा, कुछ काम है ऑफिस में तो तुमको आना होगा। उस दिन मैं घर से ऑफिस के लिए निकली तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैंने ऑटो लिया और चल दी। अचानक ऑटो में पानी के कारण कुछ खराबी आ गई। बहुत कोशिश के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। मेरा ऑफिस वहां से बस कुछ दूर ही बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चली जाऊं, और मैं जल्दी जल्दी जाने लगी। मगर बारिश इतनी तेज थी कि वहां पहुंचते पहुंचते मैं भीग चुकी थी। मैं अंदर गई तो बॉस मुझे देखकर बोले, अरे तुम तो पूरी भीग गई, कैसी लड़की हो, कुछ देर रुक जाती कहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं थे मेरे पास। उस दिन मेरे और बॉस के अलावा और कोई भी ऑफिस में नहीं था। बॉस ने मुझे एक टॉवल दिया और सर पहुंचने को कहा। मैं सर पहुंचने लगी।
कुछ देर बाद अचानक मेरी नजर बॉस पे पड़ी तो वो घूरे जा रहे थे। बॉस ने कहा, जाओ अंदर वाले रूम में जाकर कपड़े सुखा लो। और मैं रूम में चली गई। वहाँ पंखा चालू किया और अपने कपड़े उतार के टॉवल लपेट ली। अपने गीले कपड़ों को मैंने फैला दिया ताकि कुछ सूख जाए। मैं वैसे ही टेबल पर बैठ गई। अचानक दरवाजे पे आवाज हुई। मैं बोली, जी सर। बाहर बॉस थे। वो बोले, अंदर एक फाइल है, वो चाहिए। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। बॉस मुझे बहुत वासना भरी निगाह से देख रहे थे और मैं सर झुका के खड़ी थी। वो अंदर आए और मेरे कपड़ों को देखा, फिर फाइल देखने लगे और फाइल लेकर चले गए। कुछ देर बाद बॉस की आवाज आई, क्या कर रही हो? काम भी तो करना है। मैं अकेला क्या क्या करूं? यहाँ तो मैं बोली, मैं कैसे आऊं? कपड़े अभी गीले हैं। वो बोले, तो क्या हुआ, टॉवल लपेटे ही आ जाओ। यहाँ कौन है तुमको देखने वाला? मैं डरते डरते वहाँ गई। बॉस सोफे में बैठे हुए लैपटॉप में काम कर रहे थे। मुझे बोले, जल्दी यहाँ आकर बैठो और इस फाइल में जो लिखा है उसको बताओ। मैं सब जल्दी से इसमें लिख देता हूँ। मैं उनकी बगल में डरती हुई बैठ गई और फाइल को अपनी गोद में रख के उनको सब बताने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं बार बार टॉवल को ठीक करती जा रही थी कि कहीं अचानक टॉवल खुल न जाए। उसी समय बॉस ने अपनी टांग मेरे टांग से सटा दी। मैं बिल्कुल सन्न रह गई मगर कुछ नहीं बोली। मेरे कुछ न कहने का फायदा लेकर वो और मुझसे सटकर बैठ गए। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था मगर पता नहीं क्यों मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। करीब 20 मिनट बाद बॉस ने लैपटॉप बंद किया और बोले, आज तो कोई है नहीं, जाओ तुम ही चाय बना लाओ। मैं उठी और बाहर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं लौटी तो बॉस वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब लगा। टेबल पर चाय रखकर मैं अंदर वाले रूम में गई। देखा तो देखती ही रह गई। मैं तुरंत वापस आ गई और डर कर सोफे में बैठकर बॉस को आवाज लगाई, सर चाय बन गई है। वो तुरंत आ गए और मेरी बगल में बैठ गए। इस घटना से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने डरते डरते बॉस को चाय दी। हम दोनों चाय पीने लगे। उन्होंने अचानक कहा, दीप्ति तुम बहुत सुंदर हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा मुस्कुरा दी। उन्होंने चाय पीकर कप टेबल पर रखा और अपना एक हाथ मेरी जांघ पर रख दिया। मैंने तुरंत उनका हाथ हटा दिया तो वो बोले, क्या हुआ? मैं शांत थी। वो मेरे और करीब आ गए। मुझे अलग सा महसूस हो रहा था। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ते हुए कहा, दीप्ति मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली, जी सर कहिए, क्या बात है? वो बोले, क्या तुम अपनी इस जॉब से खुश हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, अगर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मैं बोली, ये तो आपके ऊपर है सर, मैं क्या कह सकती हूँ। तो वो कहने लगे, मेरे ऊपर नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, पक्की नौकरी या टाइम पास नौकरी। मैं बोली, वो कैसे? वो मेरा हाथ दबाते हुए बोले, अगर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करने को राजी हो जाओ तो कल से ही तुम्हारी नौकरी यहाँ पर पक्की समझो। मैं सब कुछ समझ रही थी मगर फिर भी पूछ लिया, क्या करना होगा मुझे सर? उन्होंने जो बताया मैंने वह सुनते ही तुरंत अपना हाथ उनसे छूटा लिया और बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर, ये सब मैं नहीं कर सकती। हाँ, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? वो बोले, मेरी एक बात समझ लो दीप्ति, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही होगा। मैं तुमको जोर जबरदस्ती से नहीं कह रहा हूँ, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और तुमको हर तरह से हेल्प भी करूँगा। तुम और तुम्हारा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, सोच लो। इतना कहकर वे उठे और बोले, मैं बाहर से एक सिगरेट पीकर आता हूँ। अगर तुमको मेरी बात मंजूर है तो रुकना, नहीं तो चली जाना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। जैसा अभी तक चल रहा है सब वैसा ही चलता रहेगा। और वो इतना कहकर चले गए। मैं अकेली बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मन में आया कि चली जाऊं। तभी मेरे मन में आया कि अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो वे कुछ दिनों में मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो पता नहीं फिर नौकरी मिलती है या नहीं। और घर की हालत भी ठीक नहीं है, छोटी बहन की पढ़ाई को भी देखना है। अगर मैं बॉस की बात मान लेती हूँ तो घर और अच्छे से चल सकता है। और मैं वापस आकर सोफे में बैठ गई। कुछ देर में बॉस आए। आते ही मुझे देखकर उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो बोले, तुम गई नहीं, मतलब तुम मेरी शर्तें मानने को तैयार हो?
मैं उनकी तरफ देखकर बोली, हाँ, पर आपको पहले मेरी नौकरी पक्की करनी होगी। वो बोले, हाँ बिल्कुल, कल ही। और फिर मुझे अपनी कार से घर छोड़ने चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने माँ को खुशखबरी भी दे दी कि मुझे नौकरी में पक्का कर दिया है और मेरी सैलरी अब 40,000 कर दी है। मेरे घर पर सभी बहुत खुश थे, मगर उनको क्या पता था कि मैं आज अपने आप को बेच कर आई थी। ऐसे ही एक सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि तभी बॉस का फोन आया और मुझे अपने फार्म हाउस आने को बोले। कहा कि घर में बता दो कि 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने अपने बैग कुछ कपड़े रखे और माँ को बताकर मैं सीधा वहीं चली गई। मैं जानती थी कि पक्का वही काम होगा जिसके लिए मैं ये जॉब कर रही हूँ। जब वहाँ पहुंची और अंदर गई तो देखी कि कुछ और लोग भी वहाँ मौजूद थे। मैंने सोचा कि शायद कोई मीटिंग होगी। सब बैठकर किसी काम के लिए बात कर रहे थे। 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद बॉस ने फार्म हाउस के नौकर को बुलाया और कान में कुछ कहा। वो तुरंत किचन में गया और बहुत कुछ खाने पीने का सामान ले आया। उसमें एक केक भी था। बॉस ने मेरे हाथ से केक कटवाया और सबने नाश्ता किया। उसके बाद सभी लोग जाने लगे। बॉस उन लोगों को बाहर तक छोड़ने गए। मैं वहीं बैठी रही। जब बॉस वापस आए तो मैंने देखा कि बाकी सभी लोग तो जा चुके हैं, मगर वो एक आदमी नहीं गया था। बॉस ने मुझे फ्रिज से वाइन लाने को कहा तो बॉस ने कहा, 2 गिलास क्यों लाई, एक और लेकर आओ, तुम भी तो हो। मैंने मना कर दिया, सर मैं नहीं पीती। तो बॉस ने कहा, रोज नहीं पर आज खास दिन है, आज तो पीना ही होगा। मैं कुछ देर रुकी, फिर जाकर एक और गिलास ले आई। बॉस ने तीनों गिलास में वाइन और आइस डाली और मुझे एक गिलास दिया। मुझे बहुत कड़वा लग रहा था, मगर किसी तरह से पूरा पी गई। मुझे तुरंत ही नशा लग रहा था। उस आदमी ने बॉस के कान में कुछ कहा। बॉस ने मुझे पास आकर बैठने को कहा। उस आदमी ने मेरा ग्लास उठाया और अपने हाथ से मुझे पिलाने लगा। मैंने बॉस की तरफ देखी तो बॉस ने कहा, अरे कोई बात नहीं, पी लो, अगर प्यार से पिला रहे हैं तो। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी बॉस ने कहा, दीप्ति सुनो, ये यहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं और इनकी सेवा के लिए तुमको यहाँ इनके साथ रहना होगा। मैं बोली, मतलब सर? मतलब कि इनकी देखभाल करनी है। मुस्कुराते हुए बोले, बाकी तुम समझदार हो ही। ना चाहते हुए भी मुझे हाँ करना पड़ा। बॉस बोले, चलो मैं अब चलता हूँ। फिर वे मुझे बोले, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। मैंने हाँ में सर हिला दिया, मगर अंदर से अजीब सा डर था कि मैं कहाँ फंस गई आज। वह आदमी मुझे बहुत ही गंदी निगाह से देख रहा था, जैसे खा ही जाने वाला था मुझे। बॉस के ऊपर आज बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे किसके साथ छोड़ के चले गए। मेरा सारा नशा हवा में उड़ चुका था। नौकर मुझे बहुत गौर से घूर रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम किशोर बताया। वो किसी गांव का लग रहा था। बॉस का फार्म हाउस शहर से दूर सुनसान इलाके में था। यहाँ ज्यादा लोग आते भी नहीं थे। कुछ देर बात करने के बाद मैं नौकर अपने सर्वेंट रूम में चला गया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी हरकतें शुरू कर दी और मेरे मना करने पर भी मुझसे जबरदस्ती करने लगा। जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज सुनकर नौकर दौड़कर अंदर आ गया। वह दरिंदा मेरे साथ मारपीट करने लगा। तभी नौकर ने एक टेबल उठाकर उस दरिंदे के सर पर मारी, जिससे वह गिर गया और वहां से भागने लगा। नौकर ने उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद नौकर ने मुझसे कहा, मेम साहब आप यहाँ पर क्यों आई थी? आपको शायद पता नहीं यहाँ पर कब से ऐसा चल रहा है। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी के परवाह किए बगैर मुझे बचाया था। उसके बाद मैं वहां से सीधा घर आ गई और माँ के पास जाकर रोने लगी। जब माँ ने पूछा तो मैंने सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद माँ ने कहा कि ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी जहाँ बेबस औरतों का फायदा उठाया जाता है। मैंने बॉस को फोन करके खरी खोटी सुनाई और कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी। उसके बाद आज भी जब कभी उस बात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें अपनी कामयाबी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद करें।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुबीना है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। इलियास, मेरे अब्बा का नाम है, मेरी अम्मी इनायत है, मेरा बड़ा भाई रहीम है। मेरी उम्र 20 साल की हूँ। अब्बू का जरदोजी का काम है। लखनऊ के बड़े बड़े शादी ब्याह के कपड़े बेचने वालों से उनका बिजनेस है। अब्बू ने आगे भी बहुत से कारीगर रखे हैं जो शादी के जोड़ों पर बारीक जरी का काम करते हैं। काम बहुत अच्छा है और अब्बू भी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब पैसे खुले हैं और जो काम हम करते हैं उसमें पढ़ाई की कोई खास जरूरत नहीं है। तो बेशक अब्बू ने हमें बहुत अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया है। बस पढ़े और पास हो गए, इतनी ही पढ़ाई की हमने। बचपन से एक बात जो मैंने अपने घर में देखी वो ये थी कि अम्मी और अब्बू को जैसे हर वक्त मजाक करते थे। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने अब्बू को अपनी अम्मी को खुला प्यार करते देखा है। हम तीनों भाई बहनों की किसी से भी कोई दोस्ती नहीं हुई थी, न स्कूल में न पड़ोस में। हमें डर लगता था कहीं अगर हमारे घर की बात बाहर पता चल गई तो कहीं हमारे दोस्त लोग हम पर हंसे और हमारा मजाक उड़ाए। इसी वजह से हम तीनों भाई बहन आपस में ही खेलते थे और इसी अकेलेपन का फायदा हमारे घर में काम करने वाले एक कारीगर ने उठाया। हमारे घर में 5 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरों में हम रहते थे और नीचे के 2 कमरों में कारीगर बैठकर काम करते थे और एक कमरे को अब्बू ने अपनी दुकान बना रखा था। कारीगरों को चाय पानी और खाना हम ही देते थे। तो कभी मैं, कभी मेरे भाई, तो कभी अम्मी उन सब को खाने पीने का सामान देने जाते थे। हमारा एक कारीगर थे, फरीद। इसी फरीद को मैंने अम्मी के साथ देखा था और वो मुझे भी बहुत घूरता था। 1-2 बार हंसी मजाक में उसने मुझे छुआ था। बेशक मेरी उम्र नहीं थी, मगर जो कुछ मैं अपने घर में देखती थी उस हिसाब से मुझे बहुत पहले से हर चीज का ज्ञान सा हो गया था। एक दिन मैं जब कारीगरों को चाय देने गई तो फरीद अपने अड्डे पर नहीं था। मैंने उसकी चाय रखी और जैसे ही पलटी वो पीछे से आ गया। उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही फरीद बोला, देखो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ चुपचाप उसको देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कितनी देर मैं बेड पे लेटी खुद से ही कशमकश में उलझी रही। दोपहर के बाद अम्मी खुद चाय देने गई। मैं ऊपर से खड़ी देख रही थी अम्मी के साथ। फरीद ने काफी बात की, मगर क्या बात हुई मुझे पता नहीं चल पाया। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा, देखो रुबीना, आज मैं और तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम आज स्कूल मत जाना। कारीगरों को चाय पानी और खाना देना तुम्हारी जिम्मेवारी है। और मुझे और भी बहुत से हिदायतें करके वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। करीब 11 बजे मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी फरीद ऊपर आया और आकर मुझसे चाय लेकर चला गया, पर बोला कुछ नहीं। हाँ, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी आज। मैं भी बैठकर चाय पीने लगी और टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद फरीद आया और किचन में चाय के बर्तन रख गया। मैं वैसे ही टीवी देख रही थी, तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। मेरे ठीक पीछे फरीद खड़ा था और मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आ गई थी और मुझे पकड़ लिया। मैं जितना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती वो मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरी फरियाद पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं जोर जोर से रो रही थी, मगर टीवी की तेज आवाज में मेरी कमजोर आवाज दबकर रह गई। फरीद एक अच्छे इंसान से एक वहशी बन चुका था। उसके बाद मैं सिर्फ रोती रही और इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश करने में लगी रहती। शाम तक जब तक अम्मी अब्बू आए मैं काफी ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मुझे फरीद फिर मिला। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ऊपर अपने रूम के बाहर खड़ी थी। नीचे सामने वाले रूम में फरीद जरदोजी का काम कर रहा था। अम्मी उसको चाय देने गई तो दोनों में कुछ बात हुई। मैंने देखा फरीद ने अम्मी को कुछ रुपये दिए। अम्मी पैसे लेकर चली गई। उनके जाने के बाद फरीद ने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया और करीब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फरीद मेरा दोस्त रहा, मेरी अम्मी की जानकारी में। पहले तो छुप छुपा कर ही फरीद मुझसे मिलता था, मगर धीरे धीरे मेरी और अम्मी की शर्म खुलती गई, क्योंकि फरीद अक्सर
मुझे अम्मी के सामने ही बुलाकर ले जाता। मैं देखती कि कैसे अम्मी उसकी हर बात को हंसकर टाल जाती। अब मैं बड़ी क्लास में हो गई थी, पूरी जवान हो चुकी थी। चाहकर भी मैं उस बात को अपने दिमाग में नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो मैंने अम्मी को अपनी बात बता दी। एक दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन अब्बू रात को देर से घर आए और उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। भाई तो दोनों खाना खाकर सो चुके थे। मैंने अब्बा को खाना दिया, मगर उन्होंने बहुत थोड़ा तक खाड़ा सा खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और फिर जाकर अम्मी को देखा। उनका बदन बुखार में तप रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप मेरे रूम में सो जाओ, यहाँ अब्बा एसी चलाएंगे तो आपको और ठंड लगेगी। और मैंने अम्मी को समझाकर अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया। उसके बाद मैं जाकर अब्बा के साथ लेट गई, मगर अब्बा तो सो चुके थे, जोर जोर से खर्राटे मार रहे थे। मैं थोड़ा मायूस सी हो गई कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मगर यहाँ तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कुछ देर में लेटी लेटी जैसे किसी बात का इंतजार करती रही। फिर अब्बा ने करवट बदली और सोते सोते बोले, नींद में ही बोले, क्या हुआ अमीना, सो जा और मुझे भी सोने दे। मतलब अब्बा को यही एहसास था कि उनके साथ मैं नहीं, उनकी बीवी ही लेटी है। सुबह करीब 6 बजे मेरी आंख खुली, तब तक अब्बा सो रहे थे। मैं जाग तो गई पर बिस्तर से नहीं उठी। थोड़ी देर बाद अब्बा भी उठे। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे को देखा तो चौंक पड़े और झट से दूसरे कमरे में गए। उधर उन्होंने अम्मी को सोए हुए देखा और फिर वापस मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मेरे कमरे में हो। मैंने हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई कि कैसे फरीद ने मेरे साथ क्या किया। अब्बू बहुत गुस्सा हो गए और फरीद को पीटने लगे। अम्मी ने बीच में पड़कर उन्हें अलग किया। अब्बू ने कहा, मैंने तुझे अपना माना काम दिया और तुमने यह सब किया। अब्बू ने कहा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा पास में भटकना भी मत। फरीद अपना सामान लेकर वहां से चला गया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद अब्बू से सारी बातें शेयर करने लगी। दोस्तों, कभी कभी जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। यह कहानी कुछ महीने पहले की ही है। मेरे दोस्त का नाम नीलेश है और वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तब से हम पक्के दोस्त हैं। अक्सर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। हमारे रिश्ते पारिवारिक हो गए थे। उसके घर में वो, उसके मम्मी पापा, उसके भाई भाभी और उनकी 2 छोटी लड़कियां रहती थीं। नीलेश के पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ। उसका भाई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरा दोस्त सरकारी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और मैं भी उसके साथ ही तैयारी करता था और साथ में जॉब भी करता था। हम अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उसका भाई भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। उसका नाम रमेश था। उसकी उम्र करीबन 34 थी और भाभी का नाम श्वेता था और उनकी उम्र 32 साल थी। मैं जब भी उनके घर जाता वो कुछ न कुछ काम कर रही होती थी। मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं हमेशा उनको भाभी की तरह ही देखता था क्योंकि नीलेश की मम्मी मुझे बेटे की तरह मानती थी। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ती थीं। एक 7 साल की है, वो दूसरी कक्षा में, और दूसरी 5 साल की, वो पहली कक्षा में थी। और घर से स्कूल थोड़ा दूर था, इसीलिए मेरा दोस्त रोज उनको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। थोड़े दिन बाद मेरा दोस्त नई स्कूटी लेकर मेरे घर आया। मैंने पूछा, अरे ये किसकी उठाया? तो बोला, नया लिया है। एक दिन में जब उनके घर गया तो रमेश भाभी को स्कूटी सिखा रहा था। मैंने बोला, वाह भाभी, आप तो सीख गई। तो बोली, हाँ सीखना तो पड़ेगा ही, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने में कभी जरूरत पड़ जाए। मैंने बोला, सही बात है।
थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त ने कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली और जब मैं उनके घर जाता तो कभी कभी वो मिलता नहीं। उस समय वो जॉब पर ही होता था क्योंकि उसकी शिफ्ट बदलती रहती थी। इसीलिए मैंने देखा कि भाभी ही बच्चों को छोड़ने जाया करती थी। यह 1 महीने पहले की ही बात है, जब मैं बिग बाजार में कुछ शॉपिंग करने गया था। मैं मोटरसाइकिल पार्क करने पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि नीलेश की स्कूटी खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद नीलेश भी आया होगा। मैंने उसे कॉल किया पर उठाया नहीं। मैंने सोचा अंदर ही होगा, मिल जाएगा। मैं मॉल के अंदर गया, बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैंने शॉपिंग के बाद जब बिल के लिए लाइन में गया तो लंबी लाइन थी। मैं लाइन में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी नजर बाग वाले बिल काउंटर पर गई। उस लाइन में श्वेता भाभी खड़ी थी पर वो दूर थी तो मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की। वो बिल बनवाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो किसी लड़के के साथ में खड़ी थी, बातें कर रही थी। फिर वो लड़का पार्किंग से अपनी कार लेकर आया और भाभी उसमें बैठ गई और वे लोग चले गए। मैं जब पार्किंग में गया तो स्कूटी वहीं खड़ी थी। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार होगा, उनके साथ कहीं गई होंगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिनों बाद में शाम को करीबन 7 बजे उनके घर गया तो सब लोग घर पर थे। सिर्फ नीलेश जॉब पर गया हुआ था। उनके पापा ने मुझे बैठने को बोला। मैं सोफा पर बैठ गया। पास में रमेश बैठा था और भाभी सब्जी काट रही थी और उनकी मम्मी रसोई में थी। भाभी उठकर मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने धन्यवाद बोला और वो रसोई में चली गई। जब वो वापस आई तो मैंने उनसे कहा, भाभी, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बिग बाजार में देखा था। तो वो चौंक गई और मेरे सामने देखती रही। मैंने कहा, आप बिल की लाइन में थी? तो वो मेरे सामने परेशान होकर देखने लगी। उतने में रमेश ने पूछा, कब? मैंने कहा, थोड़े दिन पहले। उतना कहते कहते मैंने भाभी के सामने देखा तो वो मुझे इशारे से कह रही थी, होंठ पर उंगली रखकर कि कुछ मत बोलो, चुप रहो। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है तो मैंने तुरंत ही बात पलट दी और बोला, भाभी, उस दिन आपने लाल रंग का सूट पहना था। तो रमेश बोला, यह तो कभी सूट पहनती ही नहीं, सिर्फ साड़ी पहनती है। फिर मैंने बोला, तो शायद कोई और होगा, पर वो आपके जैसा ही दिखता था। तो रमेश बोला, क्या यार तू भी। फिर थोड़ी देर बातें की हमने और फिर मैंने कहा मैं चलता हूँ और मैं घर आ गया। दूसरे दिन दोपहर को मेरे फोन पर एक अनजाने मोबाइल नंबर से कॉल आई। मैंने रिसीव किया। मैंने बोला हेलो और सामने कोई लड़की थी। वो बोली, मैं श्वेता। मैं, हाँ भाभी, बोलिए। सॉरी, मैं आपकी आवाज पहचान नहीं पाया, बोलिए। श्वेता, सुनो, तुमने बिग बाजार में मुझे देखा था, वो प्लीज किसी को मत बताना। मैं, हाँ, वो उस दिन आप मुझे इशारे से कहने को मना कर रही थी। श्वेता, हाँ, वो प्लीज किसी को मत बताना। मैं, ओके ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या छुपा रही हो और मैं कसम लेता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्वेता बोली, बहुत लंबी गाथा है, बाद में बताऊंगी। मैंने भाभी से कहा, मैं कसम नहीं तोड़ दूंगा, बताओ ना। श्वेता, सही है तो सुनो, वो मेरा कॉलेज का दोस्त था, पिछले 30 साल से हम मिल रहे हैं, पर आज तक किसी को पता नहीं है। मैं, ओह भाभी, मतलब वो तुम्हारा दोस्त है। श्वेता, तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज नीलेश को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी 3 साल से इससे मिल रहे हैं और किसी को पता नहीं है और घर पर इतनी भोली बनती है और बाहर दोस्त के साथ घूमती है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसकी जिंदगी है, वो जो करे मुझे क्या। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था। मैंने ओपन किया तो वो मैसेज भाभी के नंबर से था और अंदर धन्यवाद विपिन लिखा था। 2 दिन बाद वापस भाभी का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें मेरे दोस्त से मिलना हो तो बिग बाजार के पार्किंग में आ जाओ। मैं वहाँ गया। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ भाभी की स्कूटी खड़ी थी और भाभी कहीं दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद एक कार आई, बाइक कार आई और भाभी उसमें से उतरी। मैं तो देखता ही रह गया। भाभी ने शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहना था। मैंने आज तक भाभी को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। भाभी ने मुझे हेलो कहा और मैंने भाभी को। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और मुझसे मिलवाया। फिर दोनों कार में बैठकर चले गए। मैं तो भाभी को ऐसे कपड़ों में देखता ही रह गया और सोचने लगा,
फिर मैं अगले दिन भाभी घर गया, वहाँ पर भाभी अकेली थी और उनका मोबाइल वही सोफे पर पड़ा था। मैंने मोबाइल के अंदर देखा तो हितेश के मैसेज थे। मैंने काफी सारे मैसेज पढ़े पर कुछ नहीं मिला। नॉर्मल शायरियां और जोक्स थे, पर एक फोल्डर श्वेता के नाम का था। मैंने वो ओपन किया तो अंदर अलग अलग फोल्डर थे और अलग अलग लड़कों के नाम लिखे थे। मैंने थोड़े चेक किए और देखे तो मुझे पता चला कि सारे मैसेज रात के वक्त के भेजे हुए थे। मैंने घर जाकर रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी तो बड़ी चालू लगती है, पर घर पर किसी को नहीं पता। मैंने सोचा कि अगर घर पर पता चला तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा जो भी हो मुझे क्या। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी भाभी को रात को मैसेज भेजता हूँ। मैंने उनको हाय का मैसेज किया तो उनका भी मैसेज आया हेलो। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो बोली कुछ नहीं, बस अब नींद आ रही है। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने शुभ रात्रि का मैसेज भेज दिया और उसके बाद से धीरे धीरे हमारे बीच चैट होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, फिर मैंने मानते हुए लिख दिया ठीक है, और हम मॉल में मिले। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, हितेश को भी नहीं। मैंने पूछा क्यों हितेश को भी नहीं, तो बोली हाँ उसे भी नहीं। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है, फिर भी कभी मन हो तो मुझे बोल देना क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। वो बोली ठीक है, और फिर मैं सो गया। फिर एक दिन भाभी ने मुझे कॉल किया और बोली तुम मूवी देखने चलोगे। मैंने पूछा कौन कौन है, तो बोली मैंने तो तुम्हारा एक फ्रेंड है। मैंने कहा कौन हितेश, तो बोली नहीं कोई और है। और उस दिन उसने मुझे नए फ्रेंड से मिलवाया और कहा ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। मैंने सोचा क्या सारे कॉलेज के फ्रेंड ही है। और श्वेता ने मुझे बोला हितेश को मत बताना, ये सब बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम मूवी देखकर जब वापस आए तो मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर भाभी क्यों सबको अपना कॉलेज का फ्रेंड बोलती है। दूसरे दिन मैंने करीबन सुबह 11 बजे कॉल किया। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोली मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हूँ। मैंने पूछा कहाँ पर, तो बोली तुमने बच्चों का स्कूल नहीं देखा। मैंने कहा हाँ, तो बोली अगर आ सकते हो तो आ जाओ। मैंने बोला क्यों, तो बोली इसके बाद में मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तो मैंने बोला शॉपिंग तो बाद में भी जा सकते हो। तो भाभी बोली बाद में क्यों। मैंने कहा अभी अगर आप चाहो तो मेरे फ्लैट पर आ सकते हो, फिर हम बाद में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। तो बोली ठीक है मैं आती हूँ। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, वो आकर सोफा पर बैठ गई। मैंने पानी दिया। वो बोली ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा नहीं फ्रेंड का है। तो बोली वो कहाँ है। मैंने कहा वो जॉब पर गया है। वो बोली कब आएगा। मैंने कहा शाम को 8 बजे। मैंने कहा नीलेश का एक दोस्त भी यही फ्लैट में रहता है। तो बोली अगर उसने देख लिया तो। मैंने कहा भाभी मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है, अगर आप बुरा ना मानो तो। वो बोली ठीक है प्लीज, ठीक है पूछो। मैंने कहा क्या ये सब तुम्हारे वाकई में कॉलेज के फ्रेंड हैं। तो वो बोली हाँ क्यों। मैंने कहा नहीं यूं ही, क्योंकि जो दोनों फ्रेंड से मैं मिला हूँ उन दोनों की उम्र करीबन 40 के आसपास है। वो कैसे तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड है। बोली अब हैं तो हैं। मैंने कहा भाभी मुझसे क्यों छुपाती हो, मैं कहाँ किसी को बताने वाला हूँ। तो बोली ठीक है, पर तुम अगर किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुमसे कहूंगी कि ये सब झूठ मैंने तुमसे क्यों बोली। मैंने कहा बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो बोली ठीक है। एक दिन जब मैं सुबह नीलेश के कमरे में उसे उठाने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो सिर्फ तौलिया में सोया हुआ था। मैं देखती ही रह गई। मैंने कहा तो क्या हुआ। मैंने कई बार नीलेश को लाइन देने की कोशिश की पर उसने भाव नहीं दिया, और मुझे डर लगता था कि अगर मैं उससे सीधे सीधे पूछूंगी तो कहीं वो रमेश या पापा को ना बता दे। इसीलिए मैंने सोचा कि नीलेश नहीं तो कोई और सही, और मैं रोज मॉल में जाती रही कि कहीं कोई मिल जाए, और मुझे हितेश मिल गया। मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। मैंने फिर चैटिंग के माध्यम से काफी फ्रेंड बनाए और काफी से मिली भी हूँ। मैंने कहा भाभी अगर आप बुरा न मानो तो एक बात बोलूं। वो बोली हाँ बोलो। मैंने कहा भाभी आपको अपने परिवार के साथ कर रही हो वो बहुत गलत है। आपको एक बार घर पर बात करके समाधान करना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों से। मैंने भाभी को बहुत समझाया कि आपके ऐसे फैसले से आपके बच्चों और परिवार पर क्या बीतेगी। आने वाला समय बहुत खराब है।
और लोग आपकी इस बात का फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए समय रहते संभल जाए। भाभी ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आगे से ध्यान रखना। भाभी अपने घर चली गई और मैंने भाभी को आगे कभी ऐसे करते नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।